नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए 100% महत्वपूर्ण हैं। कैसे हैं? 100% महत्वपूर्ण हैं। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर ही एग्जाम देने जाएंगे ना, तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना और वीडियो को पूरा लास्ट तक अच्छे से देखना है ना। सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी इनको कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेंगे ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है समझो। क्या है रासायनिक अभिक्रिया ना? क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो क्या है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कहने का मतलब ये है, कोई एक या एक से अधिक पदार्थ जैसे C+O2 आपस में मिलकर CO2 बना रहे हैं, ठीक। अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ते हैं सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो इसको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये बेसिक है, शुरुआत भी है और महत्वपूर्ण भी है। फिर बात आती है कि संयोजन या संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है? संयोजन या संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? तो आप जानते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या है, जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके उत्पाद बनाते हैं। अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 + Cl2, एरो क्या हो जाएगा? 2HCl ना, क्लियर है। या CaO + H2O क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। कहने का मतलब ये है, अभिकारक परस्पर संयुक्त हो जाए या दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर जुड़कर उत्पाद बनाते हो, एकल उत्पाद बनाते हो, अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। हम ये भी याद रख सकते थे C+O2 CO2 या फिर S+O2 SO2 ना, ये भी उदाहरण ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप समझ सको वो ठीक है, क्लियर है। आगे चलें। आगे है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। क्या है वियोजन अभिक्रिया? क्या है? एक उदाहरण दीजिए, समझेंगे। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है। छोटे सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी यौगिक है, जैसे कि मान लेते हैं CaCO3, ठीक। ये विद्युत द्वारा, ऊष्मा द्वारा या प्रकाश द्वारा कैसे भी अपघटित हो जाए, टूट जाए, ठीक, छोटे छोटे तत्वों में टूट जाए, ठीक है, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी। क्या भाई? क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई क्या होता है, अभिकारक या कोई यौगिक क्या होता है, प्रकाश, विद्युत, ऊष्मा द्वारा अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं पहले चैप्टर्स की बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक अभिक्रिया आपको अच्छे से आनी ही चाहिए, ठीक। यहाँ से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आती ही है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको जानते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया समझेंगे, किसको पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ना। तो क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है। कौन आ जाता है? एक परमाणु के स्थान पर, ध्यान समझना, एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है। क्या कहलाती है अभिक्रिया? प्रतिस्थापन। ऐसे समझो कि हमारे पास है CuSO4, ठीक, और इससे क्रिया कर लेता है Fe। तो Fe क्या करता है? Cu को हटा देता है।
तो क्या हुआ, यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के स्थान पर दूसरा परमाणु आ जाए, मतलब इस Cu के स्थान पर Fe आ जाए, क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदाहरण देकर स्पष्ट करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो विस्थापन में क्या था, एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित कर रहा था। द्विविस्थापन में क्या होगा, विस्थापन दोनों तरफ से हो जाएगा ना, विस्थापन क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से। ऐसे समझेंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों की, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है, क्या हो जाती है, अदला बदली हो जाती है, तथा नए यौगिक बनते हैं, वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, यह अभिक्रिया यौगिकों की क्या है, यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होती है। ठीक है, कैसे, यौगिकों के विलयनों के मध्य यह अभिक्रिया होती है। कैसे होती है, तो इसको समझेंगे, जैसे उदाहरण समझ लेना, जैसे है BaCl2 प्लस Na2SO4। अब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, समझो, NaCl निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा और बनेगा BaSO4, तो BaSO4 प्लस 2NaCl ना, क्या हुआ, विस्थापन। समझो, NaCl की जगह आ गया, Cl जो है किसकी जगह आ जाएगा, अच्छा ऐसे नहीं समझेंगे ना, इसको ऐसे समझेंगे, ऐसे समझना है, समझो थोड़ा सा। देखो हुआ क्या है, Ba जो है Na की जगह आ गया है और Na जो है Ba की जगह। देखो Na यहाँ आएगा तो NaCl और Ba यहाँ आएगा तो BaSO4 ना, क्लियर है, अदला बदली हो जाती है। आगे, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। क्या बतानी है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया उदाहरण सहित बतानी है। देखो सबसे पहली अगर हम बात करें किस अभिक्रिया की, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या इसको हम दहन भी एक तरीके से बोल सकते हैं, समझ लेंगे कैसे दहन है ना। पहले हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया या जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, जैसे भी पढ़ना चाहूं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या दहन भी कहते हैं। जिनका हम दहन करें, दहन करने पर हमें ऊष्मा प्राप्त होती ही है, क्लियर है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, मतलब मैथेन को अगर हम दहन करेंगे, CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O, ठीक है, तो मैथेन का अगर हम दहन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्यान रखना, क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा। तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, दहन करते हैं तो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो समझ गए होंगे जस्ट उल्टा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो, ठीक है, क्या कहलाती हैं, ऊष्माशोषी। ऐसे समझेंगे, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अच्छा उदाहरण की बात करें, जैसे N2 और O2 की अगर हम क्रिया कराएंगे तो ये क्रिया होती नहीं है। कब तक नहीं होती, जब तक हम इनको ऊष्मा ना देंगे, ठीक है, जब ऊष्मा देंगे तो ये अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है सब कुछ। हाँ आगे चलते हैं, आगे क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, हर बार पेपर में आती है, हर बार पेपर में आती ही है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे ना। क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया, देखो वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है, एक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, दूसरे अभिकारक का क्या हो, अपचयन हो, या ऐसे कह सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में हम ले लें उदाहरण CuO प्लस H2 एरो H2O प्लस Cu,
अगर आप ध्यान से देखेंगे H2 को देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन का जोड़ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। और अगर Cu से देखेंगे तो Cu में से O निकल गया, देखो पहले Cu के साथ O था, O नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का त्याग, तो अपचयन, ठीक है। कहीं ना कहीं क्रियाएं कौन सी होगी, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ आ रहा है, यहाँ तक सारी चीजें समझ आ रही हैं। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो आप सभी क्या करेंगे, एक बार अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ना, तो अपने सभी दोस्तों के पास इसे शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इतना काम आप सभी करते रहिए, हम आपको आगे लेकर चलते हैं। समझो, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दो उदाहरण दीजिए, या फिर क्या है, अम्ल व क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखो अम्ल क्षारक कैसे करते हैं समझेंगे। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, किसके, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, लवण तथा जल, तथा इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा ध्यान से समझेंगे, जैसे अम्ल HCl की क्रिया अगर हम NaOH से करा दें, मतलब ये क्या है अम्ल और ये क्या है क्षार, अगर हम क्रिया कराएंगे क्या बनाना चाहोगे, सभी समझो क्या बनाना चाहोगे, NaCl ना, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2O ना, ये ध्यान में, लवण प्राप्त हो गया और जल। क्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है, आगे चलें। आगे संक्षारण क्या होती है, संक्षारण के दो उदाहरण दीजिए। संक्षारण समझते हैं, हमारी जितनी भी धातुएं होती हैं जैसे लोहा है या कुछ भी है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका क्षय होना शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाती है, तो वही क्रिया कहलाती है संक्षारण। बात होती कैसे है तो समझेंगे। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता मतलब नमी के संपर्क में आती है, तब यह क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं संक्षारण। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्लियर है। जैसे उदाहरण के तौर पर चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ जाना, या तांबे के ऊपर, तांबे के बर्तन होते हैं समझते हो, तांबे का लोटा हम लोग घरों में यूज करते हैं ना, तो तांबे का जो लोटा होता है उसके ऊपर भी हरा हरा कलर उत्पन्न हो जाता है ना, वो जंग ही है एक तरह से। क्लियर है। लोहे पर जंग का लगना, ऐसे भी कह सकते हैं, लोहे पर जंग का लगना क्या कहलाता है, संक्षारण। ठीक है, क्लियर है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। आगे चलें। आगे है विकृत गंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकृत गंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। क्या है, जब वसा तथा तेल, वसा और तेल, ठीक, तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ, किसमें, वसा और तेल में बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। कोई भी हमारा खाद्य पदार्थ है वो क्या करता है, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाता है, उसमें से एक विशेष गंध आने लगती है। कैसी गंध आने लगती है, विशेष गंध, और उनका स्वाद भी कैसा हो जाता है, खराब। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंध्यता कहते हैं। जैसे हमारा अचार है, देखा होगा कुछ दिन तक खुला रहे, डिब्बा खुला रह जाता है तो हम कहते हैं ये खराब हो गया, तो खराब होना ही कहलाता है विकृत गंध्यता। क्या कहलाता है, विकृत गंध्यता। क्लियर है। जैसे ये कह रहे हैं अचार मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर क्या खराब हो जाना विकृत गंध्यता का प्रमुख उदाहरण है। क्लियर हो गया। अक्सर हम लोगों के घरों में तो होता ही है कि कोई बच्चा क्या कर गया, ढक्कन खुला छोड़ गया, तो फिर मम्मी डांटती हैं कि अचार खराब कर देगा क्या, तो उससे क्या होता है, वो अचार खराब हो ही जाता है। कैसे हो जाता है, वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर ना। क्लियर है, यहाँ तक। पेपर में आएगा, छाप देना ना, हाँ, अचार ले जाके सर को रख देना। चलो यहाँ ध्यान से समझेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, ऐसी जगह, पीओपी को ऐसी जगह क्यों रखा जाता है जहां नमी ना हो, ठीक है, आर्द्रता ना हो। आगे इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल योजन अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, पहले हम सभी पर चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन। ये कह रहे हैं पीओपी को, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को
आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता मतलब नमी या जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता के साथ क्या बना लेता है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। पीओपी किस में बदल जाती है, जिप्सम में। जिप्सम कैसा है, बहुत ही कठोर पदार्थ है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। क्रिया कैसे है, तो क्रिया को समझेंगे। CaSO4.12H2O कौन है ये, पीओपी। पीओपी जो है वो क्रिया कर लेता है जल से नमी की उपस्थिति में और क्या बना लेता है, जिप्सम। CaSO4.2H2O ना क्या बना लेता है, जिप्सम। क्लियर, समझ में आ गई। ये क्रिया भी हो गई पीओपी के जल योजन की अभिक्रिया, तो हमने बता दिए पीओपी जल से क्रिया करता है, क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। ठीक है, आगे चलें। आगे है खनिज तथा अयस्क में अंतर समझाइए। क्या है, अच्छा हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चनों को थोड़ा ढंग से सीख लेंगे ना, बहुत जरूरी है। चलो, क्या है, खनिज तथा अयस्क में अंतर समझाइए। पहले समझेंगे खनिज को, समझेंगे। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम उनको खनिज कहते हैं। समझो कि मान लो हमारे खेत में लोहा मिल गया, क्या मिल गया, लोहा मिल गया, तो हम क्या करेंगे, खेत की खुदाई करेंगे, ये तो करेंगे। जब खेत की हम खुदाई कर रहे होंगे तो जिस रूप में वो मिल रहा है, मिट्टी के साथ जो लोहा मिल रहा है, वो रूप कहलाएगा उसका खनिज। समझो हमारे खेत है, मान लो इसमें जैसे हमें मिला, पता चला कि इसमें लोहा है, हम बुलडोजर लाएंगे और इसमें क्या करेंगे, खुदाई करके क्या होगा, हमारे वो ट्रकों में भरना शुरू हो जाएगा ना, यही होगा ना। ठीक है, तो बस जिस रूप में रखा जाएगा, खोद के वही रूप कहलाएगा हमारा खनिज। क्या कहलाएगा, खनिज। और खनिज का हम करेंगे शोधन, खनिज का क्या करेंगे, शोधन, थोड़ा सा शोधन करेंगे और वही बन जाएगा अयस्क। याद रखना, क्या बन जाएगा, अयस्क। तो खनिज का थोड़ा सा शुद्ध रूप कहलाता है अयस्क। क्लियर हो गया। खेतों में, या खेत तो नहीं कहेंगे, पृथ्वी में जिस रूप में पाया जाता है वो रूप ही कहलाता है उसका खनिज। क्लियर हो गया। धातुएं जिस रूप में पाई जाएंगी क्या कहलाएंगी, खनिज। आगे जैसे लोहा, कोयला ना। आगे है अयस्क। जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में, कम खर्चे पर या कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उस खनिज को उसी विशेष धातु का अयस्क कहते हैं। तो अयस्क किसे कहते हैं, खनिज से कम खर्चे और कम समय में ज्यादा अधिक धातु प्राप्त हो जाए, वो खनिज ही कहलाता है अयस्क। क्लियर है, अयस्क कहलाता है। जैसे एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम, और क्या है, बॉक्साइट ना। चलो, बात आती है निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। पूछा जाता है कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। देखो आप समझेंगे, भर्जन मतलब भूजना, ठीक है, रोस्टेड सुना है, रोस्ट करना। तो रोस्ट कैसे करते हैं, वायु की उपस्थिति में, ध्यान रखना, यही मेन है। समझेंगे निस्तापन में, किसमें, निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति, सबसे मेन लाइन यही है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, फिर से समझो, निस्तापन में अयस्क को कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं या कम मात्रा वायु की होती है। दूसरा, अयस्क में क्या होता है या भर्जन में क्या होता है, भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर, कैसे, उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं। क्लियर है। भर्जन मतलब एयर की उपस्थिति। जैसे हम क्या करते हैं, अभी हमारी जो मक्का होती है ना, मक्का क्या करते हैं, हम उसको भूजते हैं, कच्ची मक्का को, तो एयर के द्वारा, हवा से, पंखे से हवा करते रहते हैं, भूजते रहते हैं। तो वो पंखे या किसी हवा की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में उसे भूजना भर्जन, और वायु की अनुपस्थिति, बिल्कुल भी एयर ना हो, वो क्रिया कहलाती है निस्तापन। याद रहेगी, अंतर पूछा था। आगे है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ठीक है, रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो अनुप्रयोगों को भी बताना है। देखो सक्रियता श्रेणी क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में रखा गया है। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु पहले और सबसे कम क्रियाशील धातु बाद में आती हैं, ऐसे समझ सकते हैं ना। तो समझो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। इसी तरह से इस क्रम को पढ़ लेना, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, HCu,
Hg और Ag और Cu। हम जानते हैं गोल्ड मतलब सोना हमारा बहुत कम क्रियाशील है, जबकि लोहा जो होता है क्रियाशील है। देखा होगा लोहे और सोने को अगर हम कहीं खुले वातावरण में रख देते हैं तो लोहे पर जंग लग जाती है, जबकि सोने पर नहीं, क्योंकि सोना जो है कम क्रियाशील है। कैसा है? कम क्रियाशील, ठीक है। और इधर वाले कैसे हैं? अधिक क्रियाशील। कैसे हैं ये? अधिक क्रियाशील। कैसे हैं? अधिक क्रियाशील ना। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चलो, तो क्रियाशीलता के घटते क्रम में जो श्रेणी बनाई गई है वो श्रेणी ही कहलाती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। आगे बात आती है अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग क्या होता है? इससे हमें क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता की हम तुलना कर सकते हैं। हमने बता दी है ये कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, यही हो गया। दूसरी बात, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ऊपर का मतलब पहले आती हैं, जो धातुएं हाइड्रोजन से पहले आती हैं वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर? यही है दूसरा। क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि H2SO4 से क्रिया अगर हम जिंक की करा दें तो क्या होगा? ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन निकल गई। हाइड्रोजन त्याग दी, किसने त्यागा? जिंक ने। तो जिंक ने क्यों त्यागा? क्योंकि जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, देखो जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है, जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। क्लियर है? हल गया क्या? वो टच हो गई है उससे? ठीक है, आवाज मत करना। आगे है समजातीय श्रेणी। क्या है? समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पढ़ना है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा समझेंगे। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो। सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह कैसा हो? एक जैसा होता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात गण कहते हैं। जैसे किसी को भी आप ले सकते हैं, जैसे एल्केन अगर हम ले लें, क्या ले लें? एल्केन। एल्केन को देखेंगे, पहले आता है CH4, फिर आता है C2H6, फिर आता है C3H8 ना। तो क्या है? ये समजातीय श्रेणी। एल्कोहल ले लें तो जैसे CH3OH, C2H5OH और क्या है? C3H7OH ना। सभी में अंतर भी CH2 का होता है। देखो अंतर किसका है? CH2 का। यहाँ भी देखो C का एक है, यहाँ 2 है, एक C बढ़ गया, H के 2 बढ़ गए। CH4 का अंतर, यहाँ भी कितने का अंतर है? CH4 का ना। चलो क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। फिर से समझो। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। क्रियात्मक समूह भी एक जैसा है और क्या है? सामान्य सूत्र भी सेम है, ठीक है। सामान्य सूत्र कैसे निकालेंगे? इसका जो होता है एल्केन का होता है CnH2n+2, ठीक है। सभी में किसी को भी रखेंगे तो यही आएगा। जैसे 3 रखें n की जगह तो C3, देखो 3 दूनी 6 और 2 8, H8 यही हो जाएगा, सब में कॉमन हो जाएगा ना। आगे अगर हम इसके लक्षणों की बात करें, किसकी बात करें? लक्षणों की। तो पहला लक्षण ये है कि सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सभी का सूत्र कैसा होता है? कॉमन होता है, एक ही होता है। दूसरा ये है कि सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह भी क्या होता है? सेम। तीसरा ये है कि इनमें जो अंतर होता है वो CH2 का अंतर होता है, ठीक है। समझ लेना, यही मेन लाइन है। किसका अंतर होता है? CH2 का। हमने बताया भी, देखो भाई CH2 का अंतर आ रहा है, CH2 का अंतर आ रहा है ना। आगे अगर हम इसके भार की बात करें तो देखो इसका भार होता है 12 और 2 14, तो कितने का अंतर होगा? 14 का। तो समझेंगे, प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के भार में 14 U, ठीक है। यूनिफाइड क्या होता है? यूनिफाइड द्रव्यमान होता है इसका, ठीक। कितने का अंतर होता है? 14 का। क्लियर है? हाँ। किसी सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के गुणधर्म ज्ञात किए जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सभी के सामान्य गुणधर्म कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। क्लियर है? आगे चलें। आगे है संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों पर टिप्पणी लिखिए। संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों पर टिप्पणी लिखिए।
आगे सबसे पहले जानेंगे संतृप्त बांस। उसे रख दो अभी। क्वेश्चन है संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों पर टिप्पणी लिखिए। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझेंगे, वे हाइड्रोकार्बन समझो, वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं के में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम बता ही रहे थे, जैसे CH4 C2H6 ना, क्लियर है। अब बात करते हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है, ये है C2H6, सभी से H जोड़ लेना। ठीक है, चलो बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH ना, क्या कहलाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, हमने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करा दिया जाए। आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साथ के साथ आप सभी कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।